एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मेन लीड एक साइको है जो कि हमारी फीमेल लीड को पिछले 25 सालों से चाहता हुआ आया था। वो हमारी फीमेल लीड के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है कि अगर कोई पर्सन हमारी फीमेल लीड के पास भी आने की कोशिश करता है तो वो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है। पर कहानी में बहुत ट्विस्ट है क्योंकि फीमेल लीड का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड होता है। पर जो साइको मेन लीड है, फीमेल लीड के लिए उसका जुनून इतना ज्यादा होता है कि उसे फीमेल लीड के आसपास किसी का भी होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए वो फीमेल लीड को अपने करीब रखने के लिए अपने ही घर में रहने के लिए मजबूर कर देता है। वो फीमेल लीड से बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा। तो चलिए अब ये लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा था। पर माओ के दिल में हजारों सवाल थे और वो अपने मन में सोचती है, मैं बिल्कुल आम जिंदगी जी रही थी जब तक कि मैं इससे नहीं टकराई थी। तभी कोई अचानक माओ का हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब खींचते हुए फिर अपने हाथों से माओ की कमर को पकड़ के उसे किस करने लगता है। ये सब इतना अचानक होता है कि माओ को समझ ही नहीं पाती और अपने मन में सोचती है ये जबरदस्ती मुझे अपनी दुनिया में ले गया। तभी बासिन उससे बोलता है, तुम्हें मेरी वुमन बनना होगा, भले ही अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी के खिलाफ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 3 महीने पहले देखते हैं एक सुनसान और ठंडी पहाड़ी में जहाँ हवा में एक अजीब सी उदासी है। माओ अपने विलेज के कुछ लोगों के साथ शन फैमिली के ग्रेव पे होती है। तभी कुछ लोग माओ को बताते हैं ये शन फैमिली की ग्रेव है। इनकी किस्मत खराब थी क्योंकि माँ बाप और बड़ा बेटा जल्दी गुजर गए, बस छोटा बेटा बचा था जो कि बहुत ही ज्यादा काबिल था। पर यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आया, न जाने अब वो कहाँ होगा, वो इस दुनिया में होगा भी या नहीं। तभी हम फ्लैशबैक में बासिन को देखते हैं जो कि अपने परिवार के ऐसे अचानक चले जाने के बाद पूरी तरह टूट गया था। ठंड का समय था, ऊपर से बर्फ पड़ रही थी और बासिन वहाँ पे अकेले था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और माओ याद करने की कोशिश करती है कि उस लड़के का नाम क्या था, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता। और इधर हम देखते हैं बासिन को जो कि एक प्राइवेट रूम में बैठा हुआ था। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं माओ को उसके एक टीचर का कॉल आता है और माओ का टीचर उससे बोलता है, तुम्हें आज रात यहाँ पे किसी भी कीमत पे आना होगा ताकि तुम बासिन से मिल सको। वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है जो तुम्हारी जॉब लेने में मदद कर सकता है, इसीलिए कोई बहाना मत बनाना। अब माओ के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। माओ भी हाँ में जवाब देती है। माओ पीछे मुड़ती है, तभी उसकी नजर अचानक एक छोटे से पर्स पे जाती है जिसे उसकी मदर आग में फेंकने वाली थी, ये बोलते हुए कि ये शन फैमिली का है और अब वो जा चुके हैं तो हमें इसे भी यहीं पे छोड़ देना चाहिए। पर माओ उनसे वो लेते हुए अपने बैग पे लगा लेती है और बोलती है कितना सुंदर है, इसे यहाँ पे छोड़ देना तो बर्बादी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को देखते हैं बासिन अपने मेंस के साथ अपने प्राइवेट रूम से बाहर आ रहा होता है। तभी अचानक उसे वहाँ पे माओ के होने का अंदाजा होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है माओ भी दूसरी तरफ मुड़ जाती है। फिर अचानक उसकी नजर माओ के बैग में लगे हुए एक छोटे से पाउच पे पड़ती है। वो उस पाउच को देख करके पूरी तरह हैरान रह जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं बासिन जब छोटा था तो उसकी मदर ने उस पाउच को बनाया था। उसके अंदर कुछ हर्ब्स थे जो कि उसके फादर पहाड़ों से लाए थे। बासिन ने हमेशा उसे अपने साथ रखा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और बासिन माओ को जाते हुए देख करके अपने मन में सोचता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये 15 साल बाद मुझे तुम्हारे पास मिलेगा। अब तुम्हें इसके साथ मेरे पास आना होगा। फिर बासिन माओ को टीचर के कमरे की तरफ जाता हुआ देख करके अपने मन से बोलता है, अब टीचर यू से मिलना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं माओ अपने टीचर के साथ एक कमरे में बैठी होती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और माओ अपने सामने पहली बार बासिन को देखती है। बासिन के वहाँ पे आते ही कमरे के अंदर एकदम अजीब सी शांति आ जाती है, पर बासिन की नजर तो सिर्फ माओ पे होती है। इधर माओ बासिन को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सोचती है, इसकी सूट की कीमत तो शायद मेरी जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा होगी। फिर बासिन जानबूझ करके माओ के सामने आकर के बैठ जाता है। फिर टीचर यू माओ के बारे में बताते हुए बासिन से बोलते हैं, ये मेरी स्टूडेंट है। फिर माओ अपनी जगह से खड़ी होकर के बासिन से बोलती है, मेरा नाम माओ है। फिर बासिन उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है और माओ से बोलता है, तुम्हारा ये पाउच बहुत खूबसूरत है। फिर माओ बोलती है कि मेरे पड़ोस में एक लेडी रहा करती थी और ये उन्हीं का है। बासिन आगे कुछ भी नहीं बोलता, पर उसकी आंखें माओ पे इस तरह से अटक जाती है जैसे कि वो माओ का शिकार करने वाला हो। फिर माओ बैठ जाती है और बासिन उससे बोलता है, तो तुम कहाँ से हो माओ? फिर माओ जवाब देते हुए बोलती है, मैं शीमिन नाम के एक छोटे से विलेज से हूँ, शायद आज से पहले आपने उस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा। फिर बासिन मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं पहले वहाँ पे गया हूँ, पर तुम
तुम्हारे चेहरे स्कोप के इतने दूर से बैठे हुए इतना छोटा सा निशान कैसे देख पा रहा है। आगे मामा बोलती है कि ये निशान मुझे तब लगा था जब बचपन में खेलते वक्त मुझे एक डॉग ने काट लिया था, पर उस वक्त मेरे पड़ोस में एक पर्सन था जो कि मुझे अपने पीठ पे बिठा करके हॉस्पिटल ले गया था। इधर बासिन को वो पल याद आते हैं जब वो मामाओं को अपनी गोद में उठा करके 2 घंटों से पहाड़ों पे भाग रहा था ताकि वो उस वक्त मामाओं को बचा पाए। तभी टीचर यू बोलते हैं मामाओं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है और शंघाई में जॉब ढूंढ रही है क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड भी वहीं पे काम करता है। मामाओं के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनने के बाद बासिन के चेहरे पे एक अलग सा गहरा एक्सप्रेशन आ जाता है और वो मामाओं से बोलता है अगर तुम्हें शंघाई आना है तो मैं ये तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। ये सुनने के बाद बासिन का सेक्रेटरी मामाओं से उसका नंबर लेने के लिए जा ही रहा होता है, तभी बासिन उसे रोकते हुए उसे अपना फोन पकड़ाता है और मामाओं से बोलता है मुझे अपना वी चैट दे दो, इस तरह तुमसे बात करना आसान हो जाएगा। फिर मामाओं भी अपना वी चैट दे देती है और सेक्रेटरी अपने मन में सोचता है आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इधर बासिन बिना अपनी पल के झपकाए सिर्फ मामाओं को देखा जा रहा था। मामाओं के वी चैट देने के बाद बासिन के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं टीचर यू ने आज कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी, इसीलिए बासिन उन्हें बाहर छोड़ने आता है और मामाओं भी उनके पीछे आती है। टीचर को छोड़ने के बाद मामा बासिन के साथ वहाँ पे अकेली रह जाती है। तभी अचानक वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है जिसे देख करके मामाओं के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। फिर बासिन उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर मामा उससे मना करते हुए बोलती है मेरा हॉस्टल पास में ही है। आगे मामा बासिन से गुड बाय बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर बासिन अपनी कार में से छाता निकालता है और अपने सेक्रेटरी से कह करके उस छाते को मामा को दे के आने के लिए बोलता है। फिर मामा सेक्रेटरी के हाथों से छाता लेती है और पीछे मुड़ के देखती है, पर उतने में बासिन कार में जाकर के बैठ जाता है ताकि मामा को इस बारे में पता ना चले। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काफी रात हो गई थी, पर बासिन उस वक्त अपने फोन में से लगातार मामाओं की तस्वीर को देख रहा था और अपने मन में सोचता है तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बताओ मैं तुम्हें किस तरह पनिश करूं। और इधर हम देखते हैं मामाओं को जो कि अपने बॉयफ्रेंड यान से बात कर रही होती है। मामा यान से बोलती है कि वो बहुत ही जल्दी जॉब के लिए शंघाई आने वाली है। यानो से बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे हम दोनों मिलकर के मैरिज के लिए पैसे जोड़ पाएंगे। फिर कुछ देर बाद मामा सोने चली जाती है, पर जैसी उसकी आंख लगती है उसके फोन पे एक मैसेज आता है। मामा उस मैसेज को देखती है जो कि बासिन का था। बासिन उसे अपना एड्रेस देते हुए बोलता है कल सुबह जॉब के लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। उसके पास बहुत कम समय बचा था। ये देख करके मामा पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और तुरंत उठ करके अपनी जॉब की तैयारी में लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं बासिन अपनी बालकनी में खड़ा होकर के बेसब्री से मामाओं का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पे मामाओं आती है। मामाओं को अपने सामने देख करके बासिन के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो अपने मन में सोचता है जो बेरहम और ताकतवर होता है हमेशा वो ही जीतता है और मैं इसमें बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, पर अभी मुझे जल्दबाजी करने से रुकना होगा क्योंकि यहाँ पे सवाल तुम्हारा है, इसीलिए मुझे सब्र और प्यार से पेश आना होगा। आगे बासिन अपने आप से बोलता है खुद पे थोड़ा काबू रखो, कोई जल्दबाजी नहीं। इतने में मामा बासिन के सामने आकर के बैठ जाती है। वो काफी घबराई हुई लग रही होती है, इसीलिए बासिन उसे बोलता है डरो मत, हम सिर्फ बातें करने के लिए बैठे हैं। इधर मामा अपने मन में सोचती है इतनी छोटी सी जॉब के लिए बासिन खुद इंटरव्यू लेने आया है। तभी वहाँ पे वेट्रेस आ जाती है और मामा को मेन्यू देती है। फिर बासिन उससे बोलता है कि तुम्हें जिस तरह का फूड मंगाना है तुम मंगा सकती हो। फिर मामा अपने मन में सोचती है ये किस तरह का इंटरव्यू है जहाँ पे मुझे फूड ऑर्डर करना है। फिर मेन्यू देखती है, पर मेन्यू देखते ही मामा के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वहाँ का खाना बहुत महंगा था, इसीलिए मामा वहाँ पे सबसे सस्ता खाना ऑर्डर करती है। पर बासिन मामा से बिल्कुल अलग वहाँ का सबसे अच्छा खाना ऑर्डर करता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं बासिन मामा से बोलता है तो तुम शंघाई अपने बॉयफ्रेंड के लिए जा रही हो। फिर मामा हैरानी से बासिन को हाँ में जवाब देती है। मामाओं के मुंह से ये सुनने के बाद बासिन के चेहरे पे उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी। आगे बासिन बोलता है तो क्या जल्द ही तुम मुझसे मैरिज करने वाली हो। फिर मामा अपने मन में सोचती है कि ये किस तरह का सवाल है, क्या ये मेरा कोई टेस्ट है। फिर मामा अपने सर को हवा में हिलाते हुए ना में जवाब देती है। ये सुनने के बाद बासिन के चेहरे पे भी राहत आती है। फिर मामा वहाँ पे रखे हुए सूप को पीने लगती है जो कि उसे इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो एक ही बार में सारा सूप खत्म कर देती है। ये देख करके बासिन मुस्कुराने लगता है। फिर वो अपनी प्लेट को मामाओं की तरफ करके उसे अपने हाथों से अपना सूप देते हुए बोलता है मैंने अभी तक इसे टच नहीं किया, इसीलिए तुम ये ले सकती हो। ये देख करके मामा अपने मन में सोचती है कहीं बॉस मेरे से नाराज ना हो जाए ये देख करके कि मेरा पूरा ध्यान खाने में है, पर ये सूप इतना टेस्टी है कि मैं इसे मना ही नहीं कर सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन देखते हैं मामा अपने घर पे होती है। तभी उसे अचानक पता चलता है बासिन ने उसे जॉब के लिए चुन लिया है। ये जानने के बाद मामा खुशी के मारे झूम उठती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन देखते हैं मामा बाहर खड़ी होकर के
बस का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक उसके सामने एक कार आकर के रुकती है जो कि बासिन की होती है। सेक्रेटरी बाहर निकल करके माओ माओ को कार में बैठने के लिए बोलता है। माओ माओ अपने मन में सोचती है वो एक बहुत छोटी एम्प्लॉय है, इसीलिए अगर वो मना करेगी तो कहीं बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसीलिए वो कार में आकर के बैठ जाती है। पर तभी वो अपने सामने देखती है कि बासिन भी उस कार में पहले से ही बैठा हुआ था। बासिन को उधर देख करके माओ माओ पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उससे बोलती है आप यहाँ। फिर बासिन माओ माओ से बहाना बनाते हुए बोलता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। फिर सेक्रेटरी माओ माओ से बोलता है आपको पता है ना अगले 1 साल तक आपको हर वक्त बॉस के साथ रहना पड़ेगा। तभी बासिन माओ माओ से बोलता है अगर इससे तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर माओ माओ तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे बासिन से बोलती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं पूरी मेहनत से ये काम करूंगी। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं बासिन माओ माओ को एक घर, इतने बड़े और लग्जरियस घर को देख करके माओ माओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने मन में सोचती है ये कंपनी कितनी अच्छी है, मेरे जैसे छोटे एम्प्लॉय के लिए भी इतना बड़ा घर, ऐसा तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। पर उसे क्या ही पता था कि वो धीरे धीरे करके बासिन की जाल में फंसती जा रही है। बासिन तो ये सब सिर्फ माओ माओ को अपने पास रखने के लिए कर रहा था और उसे किसी भी कीमत पे पाना चाहता था। फिर बासिन माओ माओ से बोलता है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रहो। ये सुनने के बाद माओ माओ थोड़ी सहम जाती है और अपने मन में सोचती है प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि ये यहाँ पे कभी भी आ सकता है। माओ माओ को इस तरह से सहमा हुआ देख करके बासिन समझ जाता है और माओ माओ से अपने इरादे छुपाते हुए बोलता है तुम्हें ये प्रॉपर्टी इसीलिए दी गई है क्योंकि टीचर यू ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोला था। ये सुनने के बाद माओ माओ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो बासिन से बोलती है आपका शुक्रिया बॉस। बासिन कुछ पलों के लिए माओ माओ के मुस्कुराते हुए चेहरे में पूरी तरह खो जाता है। उसके चेहरे पे भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो माओ माओ से बोलता है तुम्हें मुझे बॉस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। ये सुनने के बाद डर के मारे माओ माओ के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है इस जन्म में तो क्या मैं अपने अगले जन्मों में भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। उस पल माओ माओ के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बासिन से बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर बासिन। ये सुनने के बाद बासिन माओ माओ को हैरानी से देखने लगता है और माओ माओ दोबारा कोशिश करते हुए बासिन को हिचकिचाते हुए उसके नाम से बुलाती है। बासिन की भी सख्त चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो माओ माओ से बोलता है तुम्हें ये जगह पसंद तो आई ना। फिर माओ माओ अपने मन में सोचती है इतनी ज्यादा सैलरी और तो और रहने के लिए इतना बड़ा घर वो भी फ्री में, भला किसे ये पसंद नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी लॉटरी ही लग गई है। इधर बासिन माओ माओ को इस तरह से देख करके हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगता है। तभी माओ माओ की नजर भी अचानक बासिन पे जाती है और वो हड़बड़ाते हुए बासिन से बोलती है मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया और मैं इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर माओ माओ अपने बैग में से कुछ पौधों को ले सकती हो। ये सुनने के बाद माओ माओ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो तुरंत उन पौधों को वहाँ पे सजा देती है। उस पल माओ माओ की मासूमियत देख करके बासिन भी चुपके से मुस्कुराने लगता है। आगे बासिन वहाँ से जाते हुए माओ माओ से बोलता है याद रहे इस घर में किसी को भी लेके मत आना, अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं। फिर माओ माओ भी अपने हाथों को ऊपर करके उसका हाँ में जवाब देती है और बासिन पास ही में रखे हुए माओ माओ के स्कार्फ को अपने हाथों से छूते हुए उसे महसूस करने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद बासिन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को देखते हैं बासिन वाइन पीते हुए अपनी बालकनी में से माओ माओ के कमरे की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है मेरे पास अनगिनत तरीके हैं पर मैंने कभी किसी खिड़की में से इतनी प्यारी रोशनी आते हुए नहीं देखी, मानो जैसे कि किसी पुरानी मिट्टी पे आग लगाने वाली खुशबू। मेरी जिंदगी बिल्कुल शांत और कोल्ड है, मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया पर सिर्फ वो एक चीज जिसकी तड़प मेरे दिल से कभी नहीं गई, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है और इस तरह खुद पे कंट्रोल कर पाना मुझे पागल बना रहा है और वो भी तब जब तुम मेरे इतने पास हो। मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। इधर हम देखते हैं कि माओ माओ को अचानक उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो भागते हुए बाहर चली जाती है। यान को अपने सामने खड़ा हुआ देख करके माओ माओ भागते हुए उसके करीब आती है और अचानक उसे हक कर लेती है। यान भी माओ माओ को बेबी बोलते हुए उसे हक करता है। फिर माओ माओ बोलती है कि इतनी बारिश में तुम्हें नहीं आना चाहिए था। फिर यान माओ माओ से बोलता है कि मुझे तुम्हें देखने की जल्दी थी इसीलिए मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तभी यान की नजर माओ माओ के घर पे जाती है। माओ माओ के घर को देख करके यान की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो हैरानी के साथ माओ माओ से बोलता है क्या तुम सच में यहाँ पे रहती हो? ये तो बहुत महंगा लगता है क्योंकि इस इलाके में तो छोटे से छोटे घर का भी किराया मिलियंस में है। क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ? पर माओ माओ तो उसे मना करते हुए बोलती है बॉस ने मुझे साफ मना किया है। माओ माओ का चेहरा उदास हो जाता है और यान उससे बोलता है कोई बात नहीं, चलो हम कहीं और चलते हैं। फिर माओ माओ भी यान के साथ चली जाती है। माओ माओ के जाने के बाद इधर हम देखते हैं बासिन को, जो कि अपनी बालकनी से सब कुछ देख रहा था। उस वक्त बासिन के चेहरे
चेहरे से मामाओं के लिए उसका जुनून और पागलपन साफ नजर आ रहा था। वो मामाओं को किसी और के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था और अब वो उसे किसी भी कीमत पे छीनना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं आज मामाओं का ऑफिस में पहला दिन था। सेक्रेटरी मामाओं के पास आता है और सेक्रेटरी को इतना थका हुआ देख करके मामाओं उससे बोलती है कि कल रात क्या तुम ठीक से सो नहीं पाए। फिर सेक्रेटरी मामाओं से बोलता है कि कल रात मिस्टर बासिन इतने गुस्से में थे कि मुझे नहीं लगता कि किसी को नींद आई भी होगी। पता नहीं किसने मिस्टर बासिन को इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया होगा। उन्होंने 1 बजे रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई और मीटिंग शुरू होने से लेकर के खत्म होने तक उन्हें अपने सामने इतने गुस्से में देख करके सबका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। ये सुनने के बाद मामा हैरान रह जाती है और सेक्रेटरी से बोलती है क्या सच में बासिन इतना ज्यादा रूथलेस है? मुझे तो लगा कि वो एक अच्छे दिल वाले इंसान है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं मामा बासिन के रूम में जाती है। बासिन उसके सामने सोफे के ऊपर बैठा होता है। फिर बासिन मामा को अपने सामने देख करके उससे बोलता है तो तुम्हें कैसा लग रहा है ये शहर? फिर मामा उसे जवाब देते हुए बताने लगती है पर तभी बासिन की तेज नजर मामाओं की गर्दन पे जाती है और बासिन देखता है कि मामाओं की गर्दन पे एक निशान है। उस वक्त उसके चेहरे से उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तभी मामाओं को भी एहसास होता है कि बासिन की नजर इस वक्त उस पे है। वो घबराते हुए अपने गर्दन को छुपाती है। ये देख करके बासिन के चेहरे पे भी एक खतरनाक सी स्माइल आ जाती है और वो जानबूझ करके मामाओं से बोलता है तो कल रात तुम्हें घर पे कैसा लगा? ये सुनने के बाद मामाओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं और मामाओं बहाना बनाते हुए बोलती है मुझे घर पे रह करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी इतने बड़े घर में नहीं रही। ये सुनने के बाद बासिन अपने मन में सोचता है झूठी, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें तब तक पनिश करूं जब तक कि तुम्हारे में से मेरी स्मेल ना आए। क्योंकि बासिन 24 घंटे मामाओं पे नजर रखे हुए था और वो सब कुछ पहले से ही जानता था। आगे बासिन जानबूझ करके मामाओं को यहाँ से दूर रखने के लिए उससे बोलता है आज शाम तुम मेरे साथ चलोगी, ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बेचारी मामाओं के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता और वो बासिन को हाँ में जवाब देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं रात हो गई थी। मामा बासिन के पीछे पीछे कंपनी से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पे बासिन की कार आ जाती है। मामा अपने मन में सोचती है कि मुझे आगे जाकर के बैठना चाहिए। एक छोटी सी एम्प्लॉय का बॉस के साथ बैठना ठीक नहीं रहेगा। पर जैसे ही मामा आगे की तरफ बढ़ती है बासिन उसे रोकते हुए बोलता है मेरे साथ आकर के बैठो। ये सुनने के बाद मामा पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बासिन के साथ जाकर के बैठ जाती है। कुछ देर बाद बासिन मामा से बोलता है तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे। ये सुनने के बाद मामा अपने मन में सोचती है क्या मेरे कपड़ों में कोई खराबी है? मामा अभी ये सब सोच रही होती है तभी बासिन उसे अपने साथ एक लग्जरियस स्टोर पे लेकर के आता है। फिर बासिन वहाँ के स्टाफ को मामाओं की तरफ इशारा करते हुए कहता है इसके लिए खूबसूरत ड्रेस दिखाओ। फिर वहाँ के स्टाफ मामाओं को एक ड्रेस देती है और मामा उसे लेकर के पहनने के लिए चली करके आती है। मामाओं को उस ड्रेस में देख करके बासिन मामाओं के करीब जाता है और अचानक उससे बोलता है इसे उतारो। ये सुनने के बाद मामाओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी बासिन अपने हाथों से मामाओं के लिए दूसरी ड्रेस लेकर के आता है और मामाओं से बोलता है कि इसे पहनो। ये सुनने के बाद मामाओं की सांसों में सांस आती है और वो बासिन के हाथों से उस ड्रेस को लेकर के चली जाती है। कुछ देर बाद मामा उस ड्रेस को पहन करके बासिन के सामने आती है और मामाओं को अपने सामने उस ड्रेस में देख करके बासिन की सांसें थम सी जाती है। उस पर मामाओं से उसकी नजर ही नहीं हटती। मामा अपने आप को शीशे में देखने लगती है। तभी बासिन मामाओं के करीब आकर के उससे बोलता है मैंने तुम्हारे लिए इस ड्रेस को क्यों चुना? ये बोलते हुए बासिन अपने हाथों को मामाओं के कंधों के करीब ला करके उसे बस थोड़ी दूर से महसूस करने की कोशिश करता है। उस पल बासिन के चेहरे पे मामाओं के लिए उसका प्यार और जुनून साफ नजर आ रहा था और वो आगे बोलता है ताकि लोग तुम्हें याद रखे ना कि तुम्हारी ड्रेस को। फिर बासिन अपने मन में सोचता है उस ड्रेस में तुम बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी और मैं तुम्हें हमेशा कंफर्टेबल रखना चाहता हूँ। फिर कुछ देर तक बासिन चुपचाप मामाओं की तरफ सिर्फ देखता रहता है। उस पल उसके शैतानी दिमाग में मामाओं को लेकर के ढेरों ख्याल आते हैं। फिर बासिन मामाओं को अपना कार्ड देते हुए बोलता। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं बासिन मामाओं को अपने साथ एक बैंकेट में लेकर के आता है जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन और कैपिटलिस्ट थे। उस पार्टी को देख करके मामाओं की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उतने में बासिन ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर मामाओं सेक्रेटरी जिन के पास आकर के उससे बोलती है ब्रदर तो क्या हमें यहाँ पे इंतजार करना है? जिन मामाओं को अचानक देख
करके चौंक जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, बासिन के पीछे जाओ, आज तुम बॉस के साथ हो इसीलिए वो जहाँ पे जाएंगे तुम्हें भी उनके साथ जाना होगा। ये सुनने के बाद मामा बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए तुरंत बासिन के पीछे ऊपर की तरफ जाती है। इधर बासिन बेसब्री से मामा का इंतजार कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी में देखा जा रहा था। फिर बासिन मामा की तरफ धीरे से देखता है जैसे कि वो अपने जज्बात छुपा रहा हो और मामा बासिन के करीब आकर के बैठ जाती है। मामा को बासिन के साथ बैठा हुआ देख करके वहाँ पे सभी लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं आज से पहले बासिन कभी किसी वुमन के साथ नहीं आया। तभी सुंगिल मिंजी के पैरों को थपथपाते हुए बोलता है तुम्हें भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, बासिन के पास जाकर के टोस्ट क्यों नहीं करती। फिर मिंजी भी तुरंत बासिन के पास जाती है और अपने वाइन से बासिन को टोस्ट करने की कोशिश करती है पर बासिन तो उसके तरफ देखता तक नहीं है। ये देख करके सुंगिल मिंजी से बोलता है शायद बासिन आज वाइन नहीं पीने वाला, बासिन के साथ में जो लेडी बैठी है तुम उसे टोस्ट करो। फिर मिंजी माओ माओ की तरफ मुड़ती है और माओ माओ भी मुस्कुराते हुए अपना वाइन उठा करके मिंजी की तरफ जा ही रही होती है। तभी बासिन अचानक अपना हाथ बीच में ले आता है और माओ माओ को उस वाइन को पीने से रोकते हुए उसके हाथों से वो वाइन ले करके उसे अपने पास रख लेता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस कमरे में एक अजीब सा तनाव बढ़ने लगता है, इसीलिए माओ माओ खुली हवा में कुछ देर के लिए बाहर आती है। माओ माओ के पीछे पीछे बासिन भी बाहर आता है और माओ माओ को अकेले खड़ा हुआ देख करके बासिन माओ माओ के करीब जाता है और माओ माओ से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। माओ माओ का ध्यान पूरी तरह से कहीं और था, इसीलिए अचानक बासिन को अपने इतने करीब देख करके माओ माओ घबरा जाती है और बासिन से दूर हटते हुए माओ माओ लड़खड़ा जाती है। पर तभी बासिन माओ माओ को संभालते हुए उसकी कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है, जिससे कि माओ माओ बासिन के बेहद करीब आ जाती है और बासिन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। फिर माओ माओ घबराते हुए बासिन से दूर हटती है और बासिन माओ माओ से अपने साथ अंदर आने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बासिन अंदर बैठ करके माओ माओ का इंतजार कर रहा होता है। माओ माओ को अपने करीब ना देख करके बासिन को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तभी वहाँ पे माओ माओ आती है और बासिन जानबूझ करके माओ माओ को अपने लिए कार्ड्स चुनने के लिए बोलता है। फिर माओ माओ बासिन की बात मानते हुए उसके लिए कार्ड्स चुनती है और बासिन उन्हीं कार्ड्स को आगे रखता है, जिससे कि वो गेम जीत जाता है। ये देख करके माओ माओ भी खुशी के मारे मुस्कुराने लगती है और बासिन को एहसास होता है कि माओ माओ ने शायद कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी। और बासिन ये देख करके मुस्कुराते हुए माओ माओ से बोलता है कि शायद तुम अपने होश में नहीं हो। तभी बासिन को एक जरूरी कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर माओ माओ को अकेला देख करके लियान माओ से पहले बासिन वहाँ पे आकर के माओ माओ का हाथ पकड़ लेता है और बासिन माओ माओ का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचते हुए लियान से गुस्से में बोलता है कब से तुम लोगों की हिम्मत हो गई मेरे लोगों को ऑर्डर देने की, और खासकर माओ माओ को। ये सुनने के बाद लियान के पसीने छूटने लगते हैं और माओ माओ भी पूरी तरह हैरान रह जाती है और वो बासिन को इशारा करते हुए बोलती है क्या मैं। बासिन ने माओ माओ को संभालने के लिए उसकी कमर को पकड़ा होता है पर माओ माओ लड़खड़ाने लगती है। ये देख करके बासिन उससे बोलता है कि शायद आज तुमने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली, चलो मैं तुम्हें घर लेकर के चलता हूँ। फिर बासिन अपने कोट को उतार करके उसे अपने हाथों से माओ माओ को पहना देता है और माओ माओ के करीब जा करके अचानक उसे सबके सामने अपने गोद में उठा लेता है। बासिन की आंखों में माओ माओ के लिए उसका जुनून साफ नजर आ रहा था। ये देख करके तो माओ माओ भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बासिन उसे अपनी गोद में उठा करके सबके सामने से वहाँ से ले जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं माओ माओ बासिन के साथ उसकी कार में होती है और माओ माओ अपने होश खोने के बाद बासिन को उसके पूरे दिन की रिपोर्ट देने लगती है। माओ माओ की मासूमियत देख करके बासिन मुस्कुराने लगता है। उस वक्त उसे माओ माओ बहुत प्यारी लग रही होती है। वो माओ माओ की बातें सुनते हुए उसे मुस्कुराते हुए देख रहा होता है और माओ माओ से बोलता है मुझे और बताओ। फिर माओ माओ बासिन से बोलती है कि बॉस मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। तभी अचानक कार मुड़ने लगती है, जिस वजह से माओ माओ कार के दरवाजे से टकराने वाली होती है, पर बासिन माओ माओ को बचाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर माओ माओ के चेहरे को अपने कंधों के करीब करते हुए उसे धीरे से अपने कंधों पे रख लेता है ताकि माओ माओ की नींद ना खुले। फिर माओ माओ बासिन के कंधों पे सोने लगती है और बासिन माओ माओ को सोते हुए देख करके अपने मन में सोचता है तुम कितनी मासूम हो। आगे बासिन अपने हाथों से माओ माओ के बालों को सहलाते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने चिन्ह ऊपर करके सिर्फ अपनी नजरें मेरे ऊपर रखो स्वीट हार्ट। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं बासिन माओ माओ को अपनी गोद में उठा करके अपने घर पे लेकर के आता है। माओ माओ पूरी तरह से नींद में होती है, इसीलिए बासिन उसे अपने बेडरूम में ले जा करके अपने बेड के ऊपर लेटा देता है। माओ माओ गहरी नींद में होती है और बासिन अपने हाथों से माओ माओ के हाथों को पकड़ता है और फिर अपने हाथों से माओ माओ के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोलता है कि जो चीज मेरी है मैं उसे किसी भी कीमत पे पाके रहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे किसी को रास्ते से हटाना क्यों ना पड़े। फिर बासिन माओ माओ के करीब आकर के उसके चिन्ह को अपने
अपनी उंगलियों से पकड़े हुए उसके चेहरे पे किस करता है और मामाओं के चेहरे को सहलाने लगता है। बासिन के चेहरे से मामाओं के लिए उसका पॉजिटिवनेस और उसका प्यार साफ नजर आ रहा था। तभी मामाओं के फोन में एक मैसेज आता है। बासिन देखता है कि मामाओं के फोन पे यान का कॉल आ रहा है। ये देख करके बासिन पूरी तरह जेलस हो जाता है और मामाओं के फोन को दूर फेंकते हुए गुस्से से बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी आखिर बॉयफ्रेंड बनाने की। फिर बासिन मामाओं को सोते हुए देख करके अपना कोट उतार करके उसके ऊपर ढक देता है और वहाँ से चला जाता है। पर बासिन को अभी भी नींद नहीं आ रही होती है। उसका चेहरा जेलसी से लाल हुआ पड़ा होता है और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बोलता है, मुझे किसी भी कीमत पर यान नाम के इंटर्न को ढूंढ करके दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं मामाओं की आंखें खुलती है और उसे याद आता है कि कल रात बासिन उसे यहाँ पे लेकर के आया था। तभी उसका ध्यान टाइम पे जाता है और उसे एहसास होता है कि वो आज ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गई है। वो तुरंत सेक्रेटरी लिन को कॉल करते हुए भागते हुए नीचे उतरती है और सेक्रेटरी लिन से बासिन के बारे में पूछती है। सेक्रेटरी लिन उसे बोलता है कि बॉस तो शायद तुम्हारे साथ है। तभी मामाओं भी बासिन को अपने सामने देख करके पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। बासिन ब्रेकफास्ट बना रहा था और मामा बासिन के पास जाकर के उससे बोलती है, मुझे कल के लिए माफ कर देना, कल रात मैंने शायद कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी। पर बासिन मामा को कुछ जवाब नहीं देता। फिर मामा बोलती है कि मैं जल्दी से ऑफिस जाती हूँ। पर तभी बासिन मामा को रोकते हुए उससे बोलता है, तुम मेरी असिस्टेंट हो और मैं जहाँ पे रहूंगा तुम्हें भी उधर ही रहना पड़ेगा, चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं मामा अपने ऑफिस में होती है और इधर बासिन की भी नजर दूर से सिर्फ मामा पे होती है। तभी सेक्रेटरी लिन वहाँ पे आता है। मामा सेक्रेटरी लिन को देख करके भागते हुए उसके पास जाती है। लिन उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे से क्या काम है और इधर बासिन जेलसी से लाल होने लगता है। फिर मामा बोलती है कि मुझे पता है कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी और बॉस ने मुझे मेरे घर छोड़ा था, पर अगर अगली बार कुछ ऐसा हो तो क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो। तभी लिन की नजर बासिन पे जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मामाओं को काम करते करते शाम हो जाती है। तभी उसे यान का कॉल आता है और वो मामाओं से बोलता है कि तुम्हें याद है ना आज कौन सा दिन है। फिर मामा उसे हाँ में जवाब देते हुए बोलती है, मुझे अच्छे से याद है आज तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रखा है और आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इधर सेक्रेटरी लिन यान की इन्फॉर्मेशन लेकर के बासिन के पास जाता है, जिससे कि बासिन को पता चल जाता है कि आज यान का बर्थडे है। बासिन जेलसी से लाल हो जाता है, पर वो मामाओं को किसी भी कीमत पे अपने पास रखना चाहता था। इधर मामाओं यान का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे अचानक बासिन आ जाता है और मामाओं के पास अपनी कार रोक करके उससे बोलता है, तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो उस पे मुझे अर्जेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए आकर के मेरे साथ कार में बैठो। ये सुनने के बाद मामाओं के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो बासिन की कार में उसके पास आकर के बैठ जाती है और यान से माफी मांगते हुए उसे मैसेज लिखती है, आज मुझे एक जरूरी काम आ गया, मुझे माफ करना पर मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। ये देख करके बासिन पूरी तरह जेलस हो जाता है और मामाओं से बोलता है, लगता है कि आज रात तुम कहीं जाने वाली थी। मामा बहाना बनाते हुए उसे ना में जवाब देती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं बासिन अपने ऑफिस में होता है। तभी उसे टीचर यू का कॉल आता है और टीचर यू मामाओं के बारे में बोलते हुए बासिन से कहते हैं, मामाओं तुम्हारे लिए किसी तरह की परेशानियां तो नहीं खड़ी कर रही ना। फिर बासिन मामाओं की तरफ देखते हुए टीचर यू से बोलता है, ऐसा नहीं है, मुझे मामा बहुत ज्यादा पसंद है। फिर टीचर यू बासिन से बोलते हैं कि मुझे ये जानकर के अच्छा लगा और बासिन धीरे धीरे अपने कदम मामाओं की तरफ बढ़ाने लगता है। बासिन मामाओं को सोता हुआ देख करके उसके करीब आता है और टीचर यू से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं मामाओं का अच्छे से ध्यान रखूंगा। बासिन की नजरें मामाओं पे अटक जाती है और वो टीचर यू का कॉल कट कर देता है। फिर बासिन मामाओं को सोता हुआ देख करके उसे उसकी जैकेट उड़ा देता है, पर तभी बासिन की नजर वहाँ पे रखे हुए गिफ्ट पे जाती है जो कि मामाओं ने यान के लिए खरीदी थी। उस गिफ्ट को देख करके जेलसी से बासिन के चेहरे पे एक खतरनाक सी स्माइल आ जाती है। फिर बासिन मामाओं के करीब आकर के उसके बालों को सहलाते हुए उससे बोलता है, आखिर तुम मेरी बातें कब मानोगी, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी छीन करके हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे से पहले तुम्हारी लाइफ में कौन आया, पर मेरे बाद तुम्हारी लाइफ में और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि आखिरी में तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। मैंने जो तुम्हें अपना कार्ड दिया था अभी तक तुमने उसका इस्तेमाल भी नहीं किया और किसी और के लिए तुम इतना सब कुछ कर रही हो जो कि तुमसे प्यार भी नहीं करता। फिर बासिन मामाओं के करीब आता है और उसके सोते हुए चेहरे को देख करके उसके बालों को सहलाते हुए और मामाओं से धीमी आवाज में बोलता है, तुम्हें पता है मेरे लिए ये सब कितना ज्यादा मुश्किल है, जितना कि मैं तुम्हारे लिए रैंडमली करता हूँ वो अपनी पूरी जिंदगी में मेरे शुरुआत तक भी नहीं पहुँच सकता। फिर बासिन मामाओं के बालों को सहलाते हुए धीरे से उसके बालों को खोल देता है। मामाओं के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन नजर आ रहा था और वो मामाओं को सोते हुए देखते
हुए उसका हेयर टाई निकाल करके अपने हाथों में पहन लेता है। फिर बासिन माओ के सामने आता है और पास ही रखी हुई कुर्सी को दूर हटा करके माओ के सामने अपनी नीज पे बैठ जाता है। माओ को तो इस बारे में पता ही नहीं होता, वो थकान की वजह से गहरी नींद में होती है और बासिन माओ को सोता हुआ देख करके उसके करीब अपने नीज पे बैठते हुए उससे बोलता है, मुझे तुम्हारा और कितना इंतजार करना होगा। फिर बासिन अपने हाथों से माओ के हाथों को पकड़ के बोलता है, चलो कल ही मैरिज कर लेते हैं स्वीट हार्ट। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं माओ बासिन के लिए कॉफी लेकर के उसके ऑफिस रूम में आती है और बासिन को कॉफी देने के बाद उससे पूछती है, क्या कल रात तुमने किसी बैग को देखा जिसमें की गिफ्ट थे? फिर बासिन जानबूझ करके अपने पैरों से उस बैग को छुपाते हुए माओ को ना में जवाब देता है। ये सुनने के बाद माओ वहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी बासिन उसे रोकते हुए उससे बोलता है कि कल तुम्हें मेरे साथ एक बैंकेट में चलना होगा। फिर को देते हुए उससे बोलता है, कल बैंकेट में इसे पहनना। उस नेकलेस को देख करके माओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपने मन में सोचती है, इस तरह के महंगे गिफ्ट अपने बॉस से लेना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वो बासिन से उस नेकलेस को लेने से मना कर देती है। फिर बासिन माओ से बहाना बनाते हुए बोलता है, ये भी तुम्हारा काम है, अगर तुम सस्ती चीजें पहनोगी तो लोगों को लगेगा कि मेरी कंपनी का दिवाला निकल गया। अब मामा के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो उस नेकलेस को लेकर के वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और शाम को हम देखते हैं मामा अपने ऑफिस से निकल ही रही होती है, तभी उसके फोन पे किसी का मैसेज आता है। मामा उस मैसेज को खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि यान उसे कई दिनों से धोखा दे रहा था। यान सिर्फ ये बात समझ जाता है। इधर मामा की दुनिया एकदम से पलट के रह जाती है, उसके हाथ कपकपाने लगते हैं। बासिन मामा के कपकपाते हुए हाथों को पकड़ता है और उसे संभालते हुए उसके करीब आता है। फिर मामा के चेहरे को पकड़ के अपने कंधों पे रखता है और उसके बालों को सहलाते हुए उससे बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें घर लेकर के चलता हूँ। पर मामा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो उस पल बासिन को पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है। मामा को अपने इतने करीब देख करके बासिन के चेहरे पे भी खतरनाक सी स्माइल आ जाती है और बासिन अपने मन में सोचता है, मामा पता नहीं क्यों, पर जितना हो सके मैं तुम्हें उतना जोर से पकड़ना चाहता हूँ। तुम जितना मेरे से दूर जाना चाहोगी मैं तुम्हें अपने उतने करीब लेकर के आऊंगा। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं बासिन मामा के साथ उसके घर पे होता है। मामा को रोता हुआ देख करके बासिन उसे पानी देता है और उसके बराबर में बैठ करके उससे बोलता है, तुम्हें ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो कि तुम्हें चाहता हो। ऑफिस में भी ऐसे कई लोग हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। मामा को तो बासिन का इशारा समझ ही नहीं आता और वो बासिन से बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने आपका कीमती समय बर्बाद कर दिया। ये बोलने के बाद मामा वहाँ से जाने लगती है, पर अचानक उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने वाली होती है। ये देख करके बासिन तुरंत मामा को बचाते हुए उसके हाथों को पकड़ता है और उसे अपने करीब खींचता है, जिससे कि बासिन भी पास ही रखे हुए सोफे के ऊपर गिर जाता है। मामा भी बासिन के ऊपर गिर जाती है और अनजाने में उसे किस कर देती है। मामा को अपने इतने करीब देख करके बासिन की सांसें तेज हो जाती है, उसकी नजर मामा पे अटक जाती है और वो बिना कुछ बोले उसे देखा जा रहा था। इधर डर के मारे बेचारी मामा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और बासिन उसे रोक पाता उससे पहले मामा वहाँ से भाग जाती है। मामा के जाने के बाद बासिन अपने होठों को छूते हुए मामा के बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं मामा बासिन के साथ एक बैंकेट में आती है। तभी बासिन की नजर मामा के कानों पे पड़ती है और वो देखता है कि मामा ने अपने कानों में कुछ नहीं पहना हुआ था, इसीलिए वो मामा से बोलता है, क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट अच्छा नहीं लगा? फिर मामा अपने मन में सोचती है, अगर मेरे से ये गिर जाते हैं तो न जाने कितने सालों तक मुझे इसके पैसे चुकाने होंगे। फिर मामा अपने बैग में से वो इयररिंग्स निकाल ही रही होती है, पर तभी बासिन उसके हाथों में से वो इयररिंग्स ले लेता है। फिर बासिन मामा के करीब जा करके अपने हाथों से उसके चिन को ऊपर करता है और उससे बोलता है कि अपनी नजरें मेरे ऊपर रखो। मामा को तो कुछ समझ ही नहीं आता, तभी बासिन अपने हाथों से मामा को इयररिंग्स पहना देता है। बासिन को अपने इतने करीब देख करके मामा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपनी नजरें चुराने लगती है। फिर बासिन मामा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे बोलता है, चलो अब अंदर चलते हैं। मामा की सांसें तेज हो जाती हैं और वो घबराते हुए बासिन के कंधों को पकड़ने की कोशिश करती है। ये देख करके बासिन मामा का हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती उसके हाथों को अपने कंधों पे रखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जिधर चाहो उधर मुझे छू सकती हो। ये सुनने के बाद मामा पूरी तरह से हैरान रह जाती है। तभी बासिन मामा को अपने साथ अंदर लेकर के आता है। फिर हम देखते हैं कि बासिन को किसी जरूरी काम की वजह से ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। इधर मामा ने भी कुछ ज्यादा ही वाइन पी
अकेली थी, इसीलिए वो कुछ देर के लिए कोने में जाने की कोशिश करती है, पर वो अनजाने में एक कमरे के बाहर पहुंच जाती है जहाँ से उसे किसी की आवाज आती है। अंदर शिव बासिन से बोलती है, तुमने अचानक मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? बासिन का नाम सुनने के बाद मामो चुपके से उस कमरे की तरफ जाने की कोशिश करती है। इधर बासिन शिव से बोलता है, मैं भला तुमसे बात क्यों करूंगा? फिर शिव बासिन से बोलती है कि पिछले साल तुम मेरे साथ डेट पे गए थे, हमने एक साथ पहाड़ पे चढ़ के तारे देखे थे। ये सुनने के बाद बासिन उससे बोलता है, वहाँ पे मेरी पूरी टीम थी और हम 12 लोग थे, क्या तुम इसे डेट बोलती हो? मुझे तुम्हारे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे से दूर रहो। फिर बासिन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी शिव उसका रास्ता रोकते हुए उससे बोलती है, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? इधर मामा भी कमरे के बाहर से छुप करके अंदर सब कुछ देख रही होती है। आगे शिव बासिन से बोलती है, आज तुम जिस गर्ल के साथ आए हो सब बोल रहे थे कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर बासिन मामा के लिए अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं छुपाता और शिव को हाँ में जवाब देते हुए बोलता है, मैं उसे सच में बहुत चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो मामा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है, शायद बॉस अपने आप को बचाने के लिए मेरे को यूज कर रहे हैं। तभी मामा बासिन को बाहर आते हुए देखती है और छुपने की कोशिश करती है, पर बेचारी मामा ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती। और जैसे ही बासिन दरवाजा खोलता है, वो अचानक मामा को अपने सामने देखता है। बासिन मामा को हैरानी से देखने लगता है। तभी मामा उससे बोलती है, मुझे माफ करना, मैं तो बस बाथरूम का रास्ता ढूंढते हुए खो गई थी और सच में मैंने कुछ भी नहीं सुना और मैंने कुछ देखा भी नहीं है, मैं तो बस जा ही रही थी। पर तभी बासिन मामा के करीब आता है और उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसे अपने साथ एक दूसरे कमरे की तरफ ले जाता है। उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा था और एक अजीब सा सन्नाटा था। मामा घबरा जाती है और बासिन से बहाना बनाते हुए बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं सुना। तभी बासिन अचानक मामा से बोलता है, मेरा और शिव का कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद मामा हैरानी से बासिन से बोलती है, आपको मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। मामा के मुँह से ये सुनने के बाद तो बासिन के चेहरे पे एक अलग सी नाराजगी आ जाती है और वो मामा से बोलता है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो क्या तुम उसे भी सपोर्ट करती? फिर मामा तुरंत ना में जवाब देती है। ये सुनने के बाद तो बासिन पूरी तरह टूट जाता है। तभी मामा बासिन से बहाना बनाते हुए बोलती है, आप मेरे बॉस हो, इसीलिए मुझे आपकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब बासिन अपने ऊपर पूरा कंट्रोल खो देता है और मामा का हाथ पकड़ते हुए उसे उसकी कमर से खींचते हुए अपने करीब करता है और अचानक मामा को किस करने लगता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि मामा को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो बासिन को अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश करती है, पर उसकी कोशिशों के बाद भी बासिन मामा से दूर नहीं हटता और उसे लगातार किस करता रहता है जब तक कि मामा की सांसें नहीं फूल जाती। फिर कुछ देर बाद बासिन मामा को छोड़ देता है। बासिन को अपने इतने करीब देख करके मामा की सांसें अटक जाती है। वो घबराते हुए बासिन से दूर होने की कोशिश करती है। तभी बासिन मामा की कमर पकड़ के उसे अचानक अपने करीब खींचता है और मामा उसे बोलता है, तुम इस तरह मुझे क्यों तरपा रही हो मामा, मेरी वुमन बन जाओ, मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ और ये चीज मुझे पागल बना रही है। ये सुनने के बाद मामा कांपने लगती है, उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और बासिन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी मामा गुस्से में बासिन को एक चाटा मार देती है और बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए वहाँ से भागने लगती है। बासिन मामा को रोकते हुए उससे बोलता है, इस तरह मत भागो, पर मामा उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। मामा के जाने के बाद बासिन भी मामा की हील्स को अपने हाथों में उठाता है और तुरंत मामा के पीछे पीछे जाने लगता है। इधर मामा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, ये सोचते हुए कि बासिन शायद उससे रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बासिन और शिव के बारे में किसी से कुछ ना बोले। पर उसे क्या ही पता था कि बासिन पिछले 25 सालों से उसे चाहता हुआ आया है। तभी बासिन भी उधर आ जाता है और दरवाजे के बाहर से मामा उसे बोलता है, मामा बाहर निकलो, मैं अपने जज्बातों पे कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो और मैं आइंदा अपने आप पे काबू रखूंगा, बस मुझे एक बार ये शूज पहनाने दो वरना तुम्हारे पैरों में चोट लग जाएगी। फिर मामा बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह के पर्सन हो, मैंने आपको बोला था कि मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। फिर बासिन बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सोच के किस नहीं किया, बल्कि मैं तो तुम्हें सच में चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें पाना चाहता हूँ, चाहे कीमत कुछ भी हो, मुझे बस एक मौका दो। मैं जानता हूँ कि मैंने जल्दबाजी कर दी, पर तुम सच में मेरे लिए बहुत कीमती हो। ये सुनने के बाद तो मामा पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो अचानक गुस्से में दरवाजा खोलती है और बासिन से बोलती है, इसका मतलब कि आपने ये सब कुछ जानबूझ करके किया। बासिन मामा की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो मामा के करीब आता है और अपनी नीज पे बैठ करके मामा के शूज को उसके सामने रखता है। फिर बासिन अपनी हैंकी निकाल करके मामा के पैरों के पास आता है और उसके पैरों को पकड़ के उसे अपने हैंकी से साफ करने के बाद मामा के शूज को उसके पैरों में पहना देता है। उस वक्त बासिन की आंखों से
माओ के लिए उसका प्यार साफ नजर आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं काफी रात हो गई थी। बासिन माओ के घर पे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी माओ आती है और बासिन को अपने सामने देख करके पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। बासिन माओ को देखते हुए उससे बोलता है तुम कहाँ गई थी। फिर माओ बासिन के करीब आती है और उससे बोलती है कि अब तक मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैंने अब कंपनी छोड़ दी है और मैं कल अपने विलेज वापस जा रही हूँ। ये सुनने के बाद बासिन गुस्से में लाल हो जाता है। वो गुस्से में अपने हाथों को जकड़ता है और माओ के करीब आकर के उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चाहने से मैं तुम्हें चेस करना छोड़ दूंगा। फिर बासिन माओ के करीब आकर के उसका हाथ पकड़ता है और माओ के हाथों में उसका पाउच देखते हुए उससे बोलता है मैंने अब तक तुम्हारा बहुत ही सब्र से इंतजार किया है, पर अब तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। ये सुनने के बाद माओ पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि ये किस तरह का पागल इंसान है। फिर बासिन माओ से बोलता है एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे छोड़ने का सोचा तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा। माओ बासिन से घबराते हुए बोलती है क्या तुम मुझे डरा रहे हो। बासिन माओ को जवाब देते हुए बोलता है मैं डरा नहीं रहा, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ। फिर माओ बोलती है क्या कहा तुमने। फिर बासिन माओ से बोलता है तुम मेरी जिंदगी की आदत बन चुकी हो। माओ की आवाज में हल्का सा डर होता है और वो बासिन से बोलती है कि ये ऑब्सेशन है। फिर बासिन माओ से बोलता है हो सकता है, क्योंकि जब तुम रोती हो तो मेरी सांसें अटक जाती है। फिर माओ बासिन को कुछ जवाब नहीं देती और बासिन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं सेक्रेटरी लिन बासिन के पास आता है। बासिन सेक्रेटरी लिन से बोलता है आज सुबह से मैंने माओ को नहीं देखा, वो किधर है। फिर सेक्रेटरी लिन बासिन से बोलता है माओ आज ऑफिस भी नहीं आई है, शायद वो अपने घर पे होगी। ये सुनने के बाद बासिन एक भी पल बर्बाद किए हुए तुरंत माओ के घर पे आता है और उसे एहसास होता है कि माओ वहाँ पे नहीं है, वो उसे छोड़ के जा चुकी है। बासिन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपने मन में सोचता है माओ तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से दूर जा सकती हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बासिन माओ की यादों में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे अपने सामने माओ के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आने लगते हैं। जब माओ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट माओ को याद करते हुए बासिन अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि अब मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मुझे तुम्हें किस तरह से पनिश करना चाहिए। फिर बासिन माओ को हंसते हुए याद करता है और माओ को अपने सामने हंसते हुए देख करके बासिन के भी चेहरे पे हंसी आ जाती है। आगे बासिन माओ के पाउच को अपने हाथों में लिए हुए अपने मन में सोचता है मैंने सोचा था कि अब मैं तुम्हारे साथ जेंटली पेश आऊंगा, पर तुम्हें मेरे से इस तरह से दूर नहीं भागना चाहिए था स्वीट हार्ट। ये बोलने के बाद बासिन उस पाउच को दूर फेंक देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं बासिन से छुपते हुए माओ एक विलेज में आ जाती है। माओ अपने मन में सोचती है इस छोटे से विलेज में बासिन मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। माओ ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर एक पौधे पे पड़ती है। फिर माओ उस पौधे को उठाती है, पर जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है उसका पैर अचानक जमीन पे फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है। पर तभी अचानक कोई माओ की नजर उस पर्सन पे पड़ती है और उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि बासिन था। माओ की सांसें अटक जाती है। तभी बासिन उससे बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना अपना ध्यान रखना। माओ घबराते हुए बासिन से दूर हटती है और बासिन से बोलती है तुम्हें इस विलेज के बारे में कैसे पता चला। तभी अचानक माओ की नेबर उधर आती है और बासिन को देखते हुए उसे अपना सेकंड चाइल्ड कह करके बुलाने लगती है। ये सुनने के बाद माओ पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो समझ जाती है कि बासिन शन फैमिली का सेकंड चाइल्ड है। बासिन ही वो पर्सन था जो कि बचपन में उसके पड़ोस में रहा करता था। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं माओ बासिन के साथ उसके पुराने घर पे होती है। फिर ग्रैंड मदर बासिन से बोलती है कि तुम इधर बहुत कम आते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। ग्रैंड मदर के जाने के बाद माओ हैरानी से बासिन से बोलती है तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। उस पल बासिन के चेहरे से उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी और वो माओ से बोलता है मेरी मदर ने मुझे इस विलेज से बाहर जाने के लिए बोला था, पर बाहर जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा कोई घर नहीं बचा। दुनिया भर में मैंने बहुत ठोकरें खाई, पर कहीं भी मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। पर फिर मुझे तुम मिली और मैं तुम्हारे अंदर अपना घर ढूंढने लगा। तुम्हें मैं पिछले 25 सालों से चाहता हुआ आया हूँ, इसीलिए उस दिन जब मैंने तुम्हें टीचर यू के पास जाते हुए देखा, मैंने तुम्हें चेस करने के बारे में सोचा, पर मुझे पता चला कि तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड है। तो मैंने सब्र रखा और तुम्हारा इंतजार करने लगा, पर मैंने कभी भी तुम्हारा फायदा उठाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं तुम्हें सच में चाहता था। मामा को जब पता चलता है कि एरवा जिंदा है, जो कि अभी उसके सामने बासिन बन के खड़ा है, उसकी सांसें अटक जाती है और मामा को भी इस बात का एहसास होता है कि बासिन कोई बुरा इंसान नहीं है। बचपन में ही उसका पूरा परिवार रातों रात उससे छिन गया था, यहाँ तक कि उसे अपनी पहचान बदल के जीना पड़ा। मामा बासिन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के उससे बोलती है, तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, तुम्हारे लिए भी ये सब आसान नहीं रहा होगा। फिर मामा बासिन का हाथ उसके दिल पे रखते हुए उससे बोलती
बोलती है, पर अब तुम जब चाहे तब अपने घर आ सकते हो, तुम्हें किसी से भी छुपने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद बासिन अचानक माओ के करीब आता है और उसे हक कर लेता है। बासिन को अपने इतने करीब देख करके माओ की भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो भी बासिन को हक करती है। अब वो भी बासिन को पसंद करने लगी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली शाम को हम देखते हैं माओ बासिन के साथ उसके घर पे होती है। माओ की बातों का कुछ जवाब नहीं देता और अपने हाथों से माओ के बालों को उसके चेहरे से पीछे करते हुए धीरे धीरे अपनी उंगलियों को माओ के चिन तक लेकर के जाता है। माओ की सांसें तेज होने लगती है, इसीलिए वो बहाना बना करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर बासिन माओ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। वो माओ के करीब आता है और अचानक उसकी कमर पकड़ के उसे अपने तरफ खींचते हुए माओ के कान के पास आकर के धीमी आवाज में बोलता है, मैंने बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार किया है। बासिन की गर्म सांसें माओ की गर्दन पे पड़ती है और उसकी धड़कनें तेज होने लगती है। माओ बासिन की तरफ देखने लगती है और बासिन अपने हाथों से माओ के चेहरे को पकड़ के उसे किस करने लगता है। बासिन को अपने इतने करीब देख करके माओ का भी दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो भी पूरी तरह खो जाती है। बासिन माओ को किस करते हुए उसे विंडो के सहारे टिकाता है। माओ शर्म के मारे लाल हो जाती है और अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है। फिर बासिन माओ के चेहरे को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए उसके चिन को पकड़ता है और माओ को किस करते हुए उससे बोलता है, अपनी आंखें मेरे ऊपर रखो। फिर बासिन माओ को किस करते हुए उसकी कोट को उतार देता है और उससे भी अपना सर झुका करके बासिन को हाँ में जवाब देती है। और बासिन अगले ही पल माओ को अपने गोद में उठा करके उसे अपने बेडरूम की तरफ लेकर के जाता है। फिर बासिन माओ को अपने बेड पे गिरा देता है और अपनी टाई उतार करके अपने हाथों में पकड़े हुए धीरे धीरे माओ के करीब आता है। माओ का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी बासिन माओ के करीब आकर के बैठता है। फिर माओ के हाथों को पकड़ के अपने टाई से उसके दोनों हाथों को बांध देता है। माओ घबराते हुए बासिन से बोलती है, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? फिर बासिन माओ के बेहद पास बैठते हुए उससे धीमी आवाज में बोलता है, घबराओ मत, तुम्हें लेकर के मेरे कोई बुरे इरादे नहीं है, मैं बस तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? बासिन माओ के बेहद करीब था और उसकी धड़कनें माओ को साफ सुनाई दे रही थी। फिर माओ बासिन को हाँ में जवाब देती है और बासिन अचानक माओ के करीब आकर के उसे किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए। इस ड्रामा के अंदर जो हमारे दोनों लीड्स के बीच में एक अजीब सी टेंशन थी वो मुझे बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।